आज हम जिस सोर्स को खंगाल रहे हैं वो हमें भारत के नेशनल पार्क्स की एक कह सकते हैं जबरदस्त दुनिया में ले जा रहा है। बिल्कुल। और सच कहूं तो इसे पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर इन जगहों के बारे में बस एक दो बातें ही जानते हैं। हाँ, जैसे सबसे बड़ा कौन सा है या बाघ कहाँ मिलते हैं। वही तो। लेकिन ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, लगभग 106 पार्कों की। और देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। कहानी किस तरह की? सोर्स में एक बहुत ही दमदार आंकड़ा है। 1970 में भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। सिर्फ 5? हाँ, सिर्फ 5। और आज 106 हैं। 50 सालों में सोचिए, 5 से 106 तक का सफर। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एक देश के तौर पर हमने प्रकृति को, कंजर्वेशन को देखने का अपना नजरिया कितना बदला है। हाँ, ये तो कमाल की बात है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन 106 पार्कों के समंदर में से कुछ सबसे अनोखी और जरूरी कहानियों को बाहर निकाला जाए। बिल्कुल। हम सिर्फ क्या और कहां पर नहीं रुकेंगे, बल्कि क्यों और कैसे को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, लद्दाख से। यहाँ भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हिमिस नेशनल पार्क। हाँ, हिम तेंदुओं मतलब स्नो लेपर्ड्स का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण घर। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े और दुर्गम इलाके को संरक्षित करना अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। सही बात है। ये दिखाता है कि कंजर्वेशन के जो प्रयास हैं वो सिर्फ घने जंगलों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, वो ऊंचे पहाड़ों के इकोसिस्टम के लिए भी उतनी ही जरूरी हैं। हाँ, और पहाड़ों की बात हो रही है तो उत्तराखंड का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला और सबसे पुराना 1936 में बना, और यही वो पार्क था जहां से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। अच्छा, तो ये पहला पार्क था उस प्रोजेक्ट के तहत? जी हाँ, पहला। और इसका नाम एक बहुत मशहूर प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। उन्होंने इसे बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन सोर्स में एक थोड़ी दुखद बात भी लिखी है। हाँ, कि वो इसके उद्घाटन को देखने के लिए भी जीवित नहीं रहे, पर उनकी विरासत आज भी इस पार्क के रूप में जिंदा है। ये भारत में संरक्षण के इतिहास का एक प्रतीक है। सही कहा। इसी क्षेत्र में एक और पार्क है, हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे 2014 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। बिल्कुल, और ये यूनेस्को का टैग बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब पहाड़ों से उतरकर थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं। गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों, एशियाटिक लायंस का पूरी दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक घर। हाँ, और इसकी कहानी कॉर्बेट से बिल्कुल अलग है। ये पार्क किसी संरक्षणवादी की सोच से नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं शाही शिकारगाह से पैदा हुआ। शाही शिकारगाह मतलब? सोर्स बताता है कि ये जूनागढ़ के नवाब की निजी जमीन थी, वो यहाँ शिकार करते थे। अच्छा, तो ये तो उल्टा है। मतलब शिकार की जगह को आज हम संरक्षण की जगह कह रहे हैं। यही तो कहानी का असली मोड़ है। देखिए, शुरुआत में नवाब ने शेरों को इसलिए बचाया ताकि उनके शिकार के लिए शेर बचे रहें। ये तो एक तरह का स्वार्थ भरा संरक्षण हुआ। बिल्कुल, लेकिन जब शेरों की गिनती बहुत ही कम हो गई, 2015 की गणना में सिर्फ 523, तब एहसास हुआ कि ये प्रजाति खत्म हो सकती है। तो जिस जगह को शिकार के लिए रिजर्व किया गया था, आजादी के बाद वही जगह संरक्षण का किला बन गई। सही पकड़ा आपने। ये दिखाता है कि सत्ता, समाज और प्रकृति का रिश्ता कैसे बदला है। वाह, मतलब गिर की कहानी सिर्फ शेरों की नहीं, बल्कि हमारे बदलते नजरिए की भी कहानी है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश, सोर्स के मुताबिक वहां भारत में सबसे ज्यादा कुल 11 नेशनल पार्क हैं। हाँ, पार्कों का गढ़ है मध्य प्रदेश। और इनमें से एक पेंच नेशनल पार्क के बारे में माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग को अपनी प्रसिद्ध किताब द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा यहीं से मिली थी। मोगली का जंगल, ये एक बहुत ही आकर्षक कनेक्शन है ना? ये दिखाता है कि कैसे ये जंगल सिर्फ वन्य जीवों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी कहानियों का भी एक हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा पूर्वोत्तर की तरफ चलते हैं। वहां तो कुछ सबसे अनोखे पार्क्स हैं। हाँ, मणिपुर का कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये तो सोर्स में लिखा है कि ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, एकमात्र। मेरे तो दिमाग में इसकी तस्वीर भी नहीं बन रही। इसका मतलब क्या है तैरता हुआ? देखिए, ये कोई आम जमीन नहीं है। ये पार्क लोकतक झील के ऊपर है। ये तैरते हुए द्वीप हैं जो मिट्टी और पौधों के घने जाल से बने हैं।
अच्छा, स्थानीय भाषा में इन्हें फुमडी कहते हैं। ये जमीन लगातार हिलती है, तैरती है, ये तो अविश्वसनीय है। और इसी तैरती दलदली जमीन पर संगाई हिरण ने अपना घर बनाया है, जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। तो जानवर एक ऐसी जमीन पर रह रहे हैं जो खुद झील पर तैर रही है। हाँ, ये वाकई प्रकृति का एक करिश्मा है। और असम के काजीरंगा को कैसे भूल सकते हैं? एक सींग वाले गैंडों की दुनिया। दुनिया की 2/3 आबादी वहीं रहती है और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ, और सिक्किम में भी एक बहुत खास पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसके बारे में सोर्स में लिखा है कि ये भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। अब ये एक और नया शब्द आ गया, मिश्रित या मिक्स्ड हेरिटेज साइट। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? मिश्रित का मतलब है कि यूनेस्को सिर्फ यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को ही नहीं, जैसे बर्फीले पहाड़, ग्लेशियर, हाँ, उनको ही नहीं, बल्कि यहाँ बसे लेप्चा समुदाय की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, अच्छा, जो इन पहाड़ों, झीलों और गुफाओं से जुड़ी हैं, उन्हें भी बराबर का महत्व दे रहा है। वाह, मतलब यहाँ प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि पूजनीय है। बिल्कुल, ये प्रकृति और इंसान के सह अस्तित्व का एक सम्मान है। सोर्स बताता है कि पार्क के अंदर लेप्चा जनजाति की कुछ बस्तियां भी हैं। मतलब ये सिर्फ जानवरों और पेड़ों का घर नहीं बल्कि इंसानी आस्था और संस्कृति का भी एक जीवित केंद्र है। सही कहा। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, रॉयल बंगाल टाइगर्स का गढ़। हाँ, पर ये कोई आम जंगल नहीं है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। ये ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें पानी से बाहर की तरफ निकलती हैं, है ना? बिल्कुल, जैसे वो सांस ले रही हों। और ये जंगल जमीन और समुंदर के बीच एक दीवार की तरह खड़ा है, जो तूफानों और सुनामी से बचाता है। सोर्स में सुंदरबन के लिए 2 टैग्स का जिक्र है। एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसके बारे में हमने बात की, और दूसरा है रामसर साइट। ये क्या होता है? रामसर साइट का दर्जा उन वेटलैंड्स मतलब नम भूमि को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। अच्छा, आसान भाषा में कहें तो ये मान्यता है कि ये सिर्फ जंगल नहीं बल्कि एक बेहद जरूरी वेटलैंड है जो पानी को साफ करता है, बाढ़ को रोकता है और अनगिनत जीवों को पनाह देता है। तो सुंदरबन को दोहरा सम्मान मिला है। बिल्कुल, उसकी जमीन के लिए भी और उसकी नम भूमि के लिए। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां भी विविधता कम नहीं है। केरल का पेरियार नेशनल पार्क हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तमिलनाडु का मुदुमलाई नेशनल पार्क, जो भारत का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ये जानना भी जरूरी है कि पश्चिमी घाट में जो कई पार्क हैं, जैसे तमिलनाडु का मुकुर्थी नेशनल पार्क, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का हिस्सा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये पूरा क्षेत्र वैश्विक स्तर पर कितना महत्वपूर्ण है। और अब अंत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मुझे ये पढ़कर हैरानी हुई कि मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 9 राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर हैं। हाँ, ये सच है। एक राज्य भारत के दिल में और दूसरा समंदर में सैकड़ों किलोमीटर दूर। और यहीं पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। सोर्स के मुताबिक इसका क्षेत्रफल सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर? ये तो दिल्ली के किसी बड़े मोहल्ले जितना होगा। हाँ, लगभग। इतने छोटे पार्क का क्या महत्व हो सकता है? इसका महत्व इसकी समुद्री जैव विविधता में है, मतलब पानी के नीचे की दुनिया, कोरल रीफ्स और समुद्री जीव। अच्छा, तो ये पानी के नीचे की इकोसिस्टम को बचाता है। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि संरक्षण के लिए हमेशा हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन की जरूरत नहीं होती। तो एक ही देश में सबसे बड़ा पार्क हेमिस, जो 4000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है, और सबसे छोटा साउथ बटन, जो सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर का है। ये भारत की भौगोलिक और पारिस्थितिक विविधता का सबसे सटीक उदाहरण है, बिना किसी शक के। तो ये थी भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की एक तेज लेकिन मुझे लगता है काफी गहरी यात्रा। हाँ, 106 पार्कों में से हमने कुछ की ही बात की, लेकिन हर कहानी ने एक नया दरवाजा खोला। और इन सारी कहानियों को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। कौन सी? वही जो आपने शुरू में कहा था, 1970s में 5 पार्कों से आज 106 तक की ये वृद्धि सिर्फ एक संख्या नहीं है। नहीं, ये एक जबरदस्त वैचारिक बदलाव को दर्शाती है। और इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में बार बार आ रहा है। हमने गिर के कहानी में देखा कि वो नवाब का शिकारगाह था। हाँ। सोर्स में तेलंगाना के महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क का भी जिक्र है, जो हैदराबाद के निजाम का निजी शिकारगाह था। ऐसे और भी कई उदाहरण होंगे। बिल्कुल, कई संरक्षित क्षेत्र पहले राजाओं और नवाबों की निजी जमीनें हुआ करती थीं, जिन्हें वो अपनी शान और शौक के लिए इस्तेमाल करते थे। हाँ, और आज वही जमीनें राष्ट्रीय संपत्ति हैं,
जिन्हें पूरे देश की विरासत माना जाता है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि पिछले 50-70 सालों में भारत में प्रकृति, सत्ता और समाज के बीच का रिश्ता कितना गहरा बदला है। बिल्कुल। शिकार के लिए आरक्षित भूमि से लेकर प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित भूमि तक का ये सफर हमारे बदलते राष्ट्रीय मूल्यों और प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जा सकता है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा